Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप सबको एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 12 के एनसीईआरटी का, जहाँ से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछी जाती है। तो नीट के एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम को बूस्टअप देने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं आपको हेल्प करने के लिए आज इकोसिस्टम चैप्टर का एनसीईआरटी का हर वो इम्पोर्टेंट लाइन जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में कौन कौन सब टॉपिक है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पैरामीड। ये 5 सब टॉपिक है और जिससे नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछी जाती है। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो कहीं ना कहीं इससे पहले काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे। अभी मैं एनसीईआरटी का वो इम्पोर्टेंट लाइन जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा उसका क्विक रिकैप करवाऊंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी का सभी इम्पोर्टेंट लाइन। देखिए, ये जो पहला टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी हाईलाइटेड किया गया एनसीईआरटी का लाइन सभी से क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। यहाँ देखिए 2015 में, 2004 में, 1998 ईस्वी में, 2010 में, मतलब धड़ल्ले से। अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन, और इससे भी देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीट में। फिर यहाँ पे देखिए फिगर 12.1 के जस्ट नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर अगला देखना है एनर्जी फ्लो, इससे भी 2016 में, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये जो लाइन देख रहे हैं डेट्राइटस फूड चेन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में डिकम्पोजिशन से। फिर टॉपिक लेवल जो है ये, और ये जो आप देख रहे हैं फिगर जो है 12.2, 12.2 जो है जहाँ से धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है 1996 में, 1998 में, 2010 में, 2004 में, 2011 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। 2008 में, 2015 में ये पैराग्राफ से देखिए, 2014 में, 1999 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इकोलॉजिकल पैरामीड देखिए, इससे भी क्वेश्चन जो पूछा गया है 2010 में इस पैरामीड से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 2019 में, 2018 में, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये देखिए 2011 में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2021 में, 2019 में, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया उस पैराग्राफ से। तो देख लिए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पहला सब टॉपिक है और इससे देखिए नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी निकाल लेना है और मेरे साथ मार्किंग करते जाइए। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इतना पैराग्राफ से देखिए नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी का मीनिंग देखते हैं। यहाँ से चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइड डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्राटिफिकेशंस। स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का, जो डिफरेंट लेवल पे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्राटिफिकेशन कहेंगे। 2 बार क्वेश्चन स्ट्राटिफिकेशन से पूछा गया। फिर यहाँ से देखिएगा the component of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect। इकोसिस्टम के कंपोनेंट को हम लोग निम्नलिखित एस्पेक्ट में, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशंस, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, इससे हम लोग स्टडी करेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट को। ये सब इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। कौन कौन है? तो प्रोडक्टिविटी होगा, डिकम्पोजिशन होगा, एनर्जी फ्लो होगी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल होगा। तो इसको प्रत्येक जगह जो लाइन मैं पढ़ा दूं, जब आगे बढ़ूंगा तो वीडियो को रोक करके और एनसीईआरटी में मार्किंग करते हुए मेरे साथ आगे बढ़िएगा।
अगला इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का पैराग्राफ देखिए, जहाँ से 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। द डिकम्पोजर आर फंगी बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड स्पेशली अबाउंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डिकम्पोजर जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेटेड जो होगा वो स्पेशली कहाँ पाया जाएगा, तो पॉन्ड के बॉटम में, तालाब के बॉटम में ये मोस्ट अबाउंडेंट होगा। मतलब फंगी होगा, बैक्टीरिया होगा और फ्लैजिलेट होगी। यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर प्रोडक्टिविटी, और ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं आप खुद ही देखिए, यहाँ से नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये पैराग्राफ निकाल करके और मेरे साथ मार्किंग कीजिएगा और समझिएगा। देखिए, इतना जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतना से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है। सभी का मीनिंग हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम मीटर इनवर्स टू एयर इनवर्स 1 या किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू एयर इनवर्स 1। मतलब ये उसका एक्सप्रेस करने का टर्म है। ये दो टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करने का ये टर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में डायरेक्ट ये पॉइंट उठा करके अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट कैन डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग जीपीपी भी कहेंगे, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको एनपीपी भी कहेंगे। मतलब प्रोडक्टिविटी टर्म को एक्सप्रेस करेंगे इसके थ्रू। इसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक को बोलेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग जीपी भी कहेंगे, और दूसरा क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको एनपीपी भी कहा जाता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम का एक रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक्स। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर के रेट की प्रोडक्टिविटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको जीपीपी से डिनोटेड किया जाता है। अ कंसाइडर अमाउंट ऑफ जीपीपी मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइजेशन बाय प्लांट, यूटिलाइज बाय प्लांट में ये किससे यूटिलाइज किया जाता है, तो प्लांट के द्वारा। इन रिस्पायरेशन आप लोग जानते होंगे। रिस्पायरेशन के बारे में आप लोग काफ़ी डिटेल से एक चैप्टर ही है 11th के प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला दिया गया है, जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात जीपीपी माइनस, यहाँ पे माइनस किया गया है, माइनस रिस्पायरेशन रेट जिसको आर से डिनोटेड करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। और बस ये छोटा सा फार्मूला से, इत्तू सा फार्मूला से 2 बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। 2021 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बाय मास फॉर कंजप्शन टू हेट्रोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स में कौन आएगा दोस्तों, हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर आएगा। हेट्रोटॉप में कौन आएगी, तो हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर आएगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को किससे डिफाइंड करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइंड करने के लिए डिफाइंड एट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के द्वारा हम लोग न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन के रेट को ही क्या कहेंगे, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। देखिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर
बाय कंज्यूमर, मतलब किसी कंज्यूमर के द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन के रेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और नीट में यहाँ से आप खुद ही देखिए 2015 में, 2004 में, 1998 ईस्वी में, 2021 में, 2021 में और 2020 में और यहाँ से 2010 में, मतलब इतना बार क्वेश्चन इस छोटा सा पैराग्राफ से पूछा गया है। तो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में मार्किंग करके मेरे साथ आगे बढ़िएगा दोस्त। यही सब चीज़ है जो एक टॉपर, एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट जानता है, और वे स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करता है लेकिन ये सब नहीं जानता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि कितना पढ़ना है। आप सोच करके देखिए, अब नीट का 50-60 दिन ही बचा हुआ है एग्जाम का, और इसमें अगर पूरा सिलेबस 2 साल का सिलेबस आप पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा रिवीजन करने के लिए। इसलिए शॉर्ट टाइम में इसी सब को देख करके टॉपर स्टूडेंट जाता है और वो बढ़िया मार्क लेकर के आता है, तो वो टॉपर बन जाता है, वो नीट क्वालिफाई कर जाता है। और बहुत बच्चा मिस गाइडेंस के कारण ये सब नहीं पढ़ पाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सब टॉपिक देखिए, डीकम्पोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीकम्पोजिशन से देखिए, ये पैराग्राफ से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है। इतना पैराग्राफ से देखिए नीट में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में, फिर से 2022 में और 2011 में क्वेश्चन उठाया गया है। तो सबका मीनिंग समझते हैं। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड द प्रोसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन है। डीकम्पोजर क्या करता है, ब्रेक डाउन करती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, किस में, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में इसको ब्रेक डाउन कर देती है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग डीकम्पोजिशन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो डीकम्पोजिशन कहेंगे। डीकम्पोजिशन कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, डीकम्पोजिशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें डीकम्पोजर जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट में तोड़ देती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेट्रीवोरस, जिसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल अर्थवर्म है, जिसको हम लोग हिंदी में केचुआ भी कहेंगे। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। अक्सर बिहार या उत्तर प्रदेश के बच्चे इसको जरूर अपने घर के आसपास बारिश के समय में देखते हैं। जब भी बारिश होगा तो आप अपने घर से बाहर निकलिए तो देखिएगा मिट्टी से निकलती है। खेत में जाइए तो वहाँ पे केचुआ मिलता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसान के लिए, इसलिए उसको किसान का मित्र भी, फार्मर फ्रेंड कहा जाता है। किसको, अर्थवर्म को। तो डेट्राइटस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा, अर्थवर्म होगी। तो चलिए डेट्राइटस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अर्थवर्म जो होता है ना, वो डेट्राइटस को छोटा स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है स्मॉलर पार्टिकल्स में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस में वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू सॉइल होरिजन। वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होती है गो डाउन करती कहाँ पे, तो सॉइल होरिजन में, एंड गेट प्रेसिपिटेट एंड अनअवेलेबल साल्ट, और वो प्रेसिपिटेट कर जाती किस में, अनअवेलेबल साल्ट में। बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें बैक्टीरिया, फंगल एंजाइम जो होता है वो डिग्रेड करती है किस में, तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम जो होता है वो डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देता है। सिंपल समझिए, किस में तोड़ देगा दोस्तों, बैक्टीरिया
एंड फंगल एंजाइम जो होगा वो किसको, डेट्राइटस को डिग्रेड कर देती है, मतलब तोड़ देती है। किसमें, तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केटाबॉलिज्म बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो अभी हम लोग डिकम्पोजिशन देख लिए, फिर डेट्राइटस देखें, फ्रेगमेंटेशन देखे, लीचिंग प्रोसेस देखे और केटाबॉलिज्म देखे। और इस इतना पैराग्राफ से नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पैराग्राफ को जरूर रिवाइज करके आप जाइएगा नीट एग्जाम देने के लिए, या कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं तो ये सबको पढ़ करके जाना है। फिगर 12.1 देखिए, इसके जस्ट नीचे का जो पैराग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इससे भी नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा जा चुका है। तो इसको हम लोग देखेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ह्यूमस बोलेंगे, ठीक है। डाइट आर हाईली रेसिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट है किसके लिए, तो माइक्रोबियल एक्शन के लिए। एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीम स्लो रेट, ये डिकम्पोजिशन में एक्सट्रीम स्लो रेट में डिकम्पोजिशन करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो इफ डेट्राइटस इज रिच इन लाइकेन एंड काइटिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रेट क्या होता है, स्लो होता है। अगर डेट्राइटस में रिच होता है कौन कौन, तो लाइकेन एंड काइटिन जब रिच होगा तो डिकम्पोजिशन रेट जो होगा बहुत ज़्यादा स्लो होगी। एंड क्विकर होगा, जो क्विक होगा लेकिन डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा दोस्तों, स्लो होगा। अगर क्या होगी, लाइकेन एंड काइटिन ज़्यादा मात्रा में होगी। तो इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, देखिए स्लो कब होगा, जब डेट्राइटस में क्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, तो लाइकेन एंड काइटिन। और क्विक मतलब स्पीड कब होगा, क्विक कब होगी, स्पीड कब होगा, तो इसके दूसरे कलर से देखते हैं ये स्पीड कब होगा। अगर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन, डेट्राइटस में क्या ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर, अगर ये ज़्यादा मात्रा में होगी तो ये डिकम्पोजिशन का रेट क्विक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पैराग्राफ से, तो इसको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखिए, टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो, और 2 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, 2016 में और 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। तो देखते हैं एनसीईआरटी निकाल करके और मार्किंग कीजिएगा। एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, मतलब डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ करके सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। सन एकमात्र एनर्जी फ्लो का ओनली सोर्स है, सन ओनली सोर्स है एनर्जी का, ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, जितने भी इकोसिस्टम हमारे अर्थ पे पाया जाएगा उसका एकमात्र सोर्स एनर्जी का कौन है, तो सन देवता, सूरज देवता है। सूरज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सोच करके देखिए, अगर 5 दिन सन नहीं उगे, 10 दिन सन नहीं उगे तो हम में से कोई नहीं रहेगा। अगर 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना नहीं उगे ना भाई, तो इस धरती पे सब चीज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स है। इस धरती पे जितना भी इकोसिस्टम है सबका सोर्स को, एनर्जी का सोर्स कौन है, तो सूरज देवता है। इसलिए सूरज को विशेष मान्यता, सन देवता को विशेष मान्यता दी गई है। ऑन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस लेस देन 50% ऑफ इट फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम लोग पार भी कहेंगे, पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस भी कहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। 2 बार 2016 और 2011 में बस इतना ही छोटा सा इतुसा लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इकोसिस्टम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इकोसिस्टम के एनर्जी फ्लो में देख लिए हम लोग, सन ही जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, किस पे, तो
अर्थ पे, और पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको भी आप देखिएगा। डेट्राइटस फूड चेन, हम लोग देखेंगे डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, जिसको DFC भी कहेंगे, DFC का फुल फॉर्म होगा डेट्राइटस फूड चेन। बिगिंग विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर, ये किससे मिलकर बना होता है? तो डिकम्पोजर से मिलकर के बना होता है डेट्राइटस फूड चेन। विच इज हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो क्या होता है दोस्त? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो डिकम्पोजर जो होगा वो क्या होगा दोस्त? तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होगा। मेनली इसमें मेनली क्या होगा? डिकम्पोज, अरे डिकम्पोज करता है, जो तोड़ता है, उसमें क्या होगा? तो मेनली फंगी हो सकता है और बैक्टीरिया हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्राइटस फूड चेन बिगिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो डेड ऑर्गेनिक, अरे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा वही ना टूटेगी, और किसके द्वारा ये मेड अप होगा? तो डिकम्पोजर के द्वारा। डिकम्पोजर में कौन आएगी? तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आएगी, और उस हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में मेनली रूप से फंगी एंड बैक्टीरिया होगा। तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल लेवल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये लाइन से 1995 में ईस्वी में पूछा गया था, ठीक है। देखिए, प्रोड्यूसर बिगिंग टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर कहाँ से स्टार्ट होती है? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से। हर्बीवर्ड, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहेंगे, हर्बीवर्ड को क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। टू द सेकेंड एंड कार्निवर्ड, जिसको सेकेंड कंज्यूमर, टू द थर्ड। मतलब ये फिगर देखेंगे 12.2 फिगर देख लीजिए। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। ये देखिए 12.2 फिगर, 12.2 फिगर देखिए, इसमें दिया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। मतलब एक इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल दिया गया है। और इससे आप खुद ही देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही बताएंगे। देखिए नीट में कितना बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। 1996 में, 1998 में, 2002 में, 2014 में, 2011 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ मार्किंग कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे। प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो होगा उसमें कौन कौन आएगी, प्रोड्यूसर में कौन कौन आएगा उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोड्यूसर में कौन कौन आएगी, प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल। प्रोड्यूसर को हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी कहेंगे, जिसके अंतर्गत प्लांट आएगी। उस प्लांट में कौन कौन होगा? तो बोलेंगे प्लैंकटन होगा, ग्रासेस होगा एंड ट्री होगी। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसको हम लोग प्रोड्यूसर भी कहेंगे, जिसमें प्लांट आएगी, इसमें कौन कौन होगा? तो प्लैंकटन होगा, ग्रास होगा एंड ट्री होगी। क्या कीजिएगा, इसको एक पेज में लिख करके और स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका दीजिएगा, ताकि बार बार देखने के बाद ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा? कलर को चेंज करके देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में आएगी, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा उसको देखिए। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगी दोस्त, प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम लोग हर्बीवोर भी कहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आएगी, जिसको हम लोग हर्बीवोर भी कहेंगे। हर्बीवोर में कौन आएगा? तो जूप्लैंक्टन, ग्रासहॉपर एंड काउ आएगी। ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, जिसको हर्बीवोर भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट को बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगी कौन? तो ये सब आएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जिसको कार्निवोर भी कहा जाएगा। थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर, जिसका एग्जाम्पल होगा बर्ड, जिसका एग्जाम्पल कौन होगी? तो बर्ड होगा, फिश होगा, फिश उल्फ होगी एंड उल्फ होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखिएगा टर्सरी कंज्यूमर, जो लास्ट होगा, इसमें कौन कौन आएगी? तो
फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जिसको टॉप कार्निवोर भी कहेंगे, जिसमें मैन और लायन आता है। मैन और लायन देखो, क्विक रिकैप ले लेते हैं। प्रोड्यूसर में कौन आएगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांक्टन, प्लांट आएगी जिसमें फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड लाइन ट्री इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगी? तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जिसको हर्बीवोर भी कहेंगे, इसका एग्जाम्पल जू प्लैंक्टन, ग्रासहोपर एंड काव होगी। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? तो इसमें आएगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा दोस्त? कार्निवोर आएगी जिसका एग्जाम्पल होगा बर्ड, फिश, उल्फ एंड उल्फ होगा। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल जिसमें थर्ड टर्सरी कंज्यूमर में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जिसको टॉप कार्निवोर भी कहेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल होगा मैन एंड काव होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, ये पैराग्राफ है, इसको आप स्टडी टेबल के सामने लिख करके और चिपका लीजिएगा, बार बार देखने पे याद हो जाएगी। बहुत आसान सा है और नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है यहाँ से। आगे का मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ देखिए, जहाँ से नीट में कितना बार सवाल पूछा जा चुका है, आप खुद ही देखिएगा। बस इतना ही लाइन से 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, 15 में, 2016 में, 2014 में और 1999 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट डाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने लायक कि अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज करती है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे जैसे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी का अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगी। ये नोट करने लायक पॉइंट है, ये बता रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ से देखेंगे, इच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन mass of living material at particular time are called standing crop। स्टैंडिंग क्रॉप किसको कहेंगे? तो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे सर्टेन लिविंग मटेरियल का मास होगा पार्टिकुलर टाइम में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप भी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं, द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड। देखिए, ट्रॉपिक लेवल में नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल ग्रेजिंग फूड चेन में रेस्ट्रिक्टेड होता है एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% लॉ। देखिए, एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, 10% लॉ का पालन करती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफर टू इच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल। सिंपल बात समझिए, नीचे से ऊपर जब एनर्जी का फ्लो होता है तो 10% लॉ का पालन करती है, अर्थात केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है लोअर टू हायर में। लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में 10%, ओनली 10% एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में लोअर से हायर की ओर। और यहाँ से धड़ल्ले से नीट में या किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे आकाश का हो या एलिन का हो या पीडब्ल्यू का हो या न्यू लाइट का हो, चाहे अनअकैडमी का हो, किसी का भी अगर टेस्ट सीरीज आप देंगे, लगाएंगे, तो देखिएगा ये पैराग्राफ से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दोस्त। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए फिगर, ये वही 10% लॉ के बारे में बताया है, पढ़े ही होंगे आप डिटेल क्लास में इसको। फिर इकोलॉजिकल पैरामीटर टॉपिक देखिए, इससे देखेंगे जो क्वेश्चन आया है। ये सब पैरामीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। सिंपल इसमें समझिए, ये है प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर का है, ये प्राइमरी कंज्यूमर का है, सेकेंडरी कंज्यूमर का और ये टर्सरी कंज्यूमर का है। और यहाँ पर देखिए कितना कितना संख्या में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे वेरी करती है, ये सारा इसमें कौन कौन में, प्राइमरी में, प्रोड्यूसर में कितना था, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में और टर्सरी कंज्यूमर जिसको टॉप कंज्यूमर भी कहेंगे, उसमें देखिए एनर्जी का कैसे फ्लो होती है। फिर अगला देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल लेवल में देखेंगे, ड्राई वेट में देखिए,
फिर वैसे प्राइमरी जिसको प्रोड्यूसर भी कहेंगे, प्रोड्यूसर में कितना था वो देखिए, ये प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर भी कहेंगे। इसमें ड्राई वेट देख लीजिए कैसे वैरी करती है, 10% रूल का फॉलो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल पूछ देगा यहाँ से। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड पिरामिड, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्वर्टेड पिरामिड और बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। और ये नीट में यहाँ से क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है देखिए, ये है इन्वर्टेड पिरामिड, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए, ये सनलाइट के बारे में पिरामिड दिया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग को ये देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अ गिवन स्पीसीज में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, दिया गया जो स्पीसीज है वो एक से अधिक मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को क्या करती है, ऑक्युपाई करती है, इन द सेम इकोसिस्टम, इन सेम इकोसिस्टम एट सेम टाइम, सेम इकोसिस्टम में सेम टाइम में दिया गया स्पीसीज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को ऑक्युपाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, स्पेरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। स्पेरो क्या है दोस्तों, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। स्पेरो क्या है दोस्त, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है। व्हेन इट एट सीड फ्रूट पी एंड, स्पेरो क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है। अगर वे क्या खाएगा तो सीड को, फ्रूट को और पीस को खाएगी, तब ये समझ में आ गया। जबकि वहीं पे एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट इंसेक्ट एंड वर्म, और स्पेरो सेकेंडरी कंज्यूमर का भी काम करेगी। स्पेरो किसका काम करेगा दोस्तों, सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी काम करेगा। अगर वो किसको खाएगी तो इंसेक्ट को एंड वर्म को खाएगी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि एक स्पीसीज जो होगा वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को क्या करेगी, ऑक्युपाई करेगी, सेम इकोसिस्टम में और सेम टाइम में। जिसका बेस्ट एग्जांपल है स्पेरो, जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह काम करेगा। अगर वो खाएगा सीड को, फ्रूट को एंड पीस को। लेकिन वही स्पेरो जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी काम करेगा अगर वो इंसेक्ट एंड वर्म को खाएगी तब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं ऑल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। कहा गया है कि एनर्जी जो होता है लोअर ट्रॉपिक लेवल में हमेशा ज़्यादा होता है। लोअर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी हमेशा ज़्यादा होता है हायर ट्रॉपिक लेवल के रिस्पेक्टिवली। ये बात यहाँ पे बताया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट और एनसीईआरटी में मार्किंग कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये कितना इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 3 बार क्वेश्चन इतना छोटा सा लाइन से पूछा गया है। देखिए, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। सी में पिरामिड जो होता है वो जनरली कैसा होता है दोस्तों, इन्वर्टेड होता है। बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड डाइट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। मतलब फिश का जो बायोमास होगा वो ज़्यादा होगा किससे, तो फाइटोप्लैंक्टन में। इसीलिए जनरली ये क्या होता है दोस्तों, इन्वर्टेड होता है। सी का पिरामिड जो होती है, बायोमास का पिरामिड, वो जनरली इन्वर्टेड होता है। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब 2021 में, 19 में और 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। धड़ल्ले से पूछा जाता है, तो इस लाइन को याद रखना है। समरी पॉइंट को भी एक बार देख करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक रिकैप करने के लिए।
समरी को देख लेना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आ गया होगा और बहुत ही कम दिन बचा है, तो घबराना नहीं है। ये सोच करके मोटिवेट होना है कि आप जो इतना मेहनत कर रहे थे उसका ये लास्ट पड़ाव है और आपका मेहनत आपकी सफलता में बदल जाएगा और अब इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, खास करके 11th-12th के सिलेबस में। और आपका सपना साकार हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कीजिए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।